अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे पैदा होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और फर्दर क्या चीजें ड्राइव होंगी वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे हमें क्या बात समझ आती है। इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पैदा हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें जो है ये चीजें रिलेट किससे कर रही होती हैं, और बहुत सी चीजें जो हमारे जहनों में सवालों में हमारे जहनों में उठती हैं सवालों की फॉर्म में। ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा जो सेशन है पूरा, उसमें हमारे पास जो है हमारा जो सेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम उसके कंटेंट्स जो हैं वो मैंने अपने इस स्लाइड्स में शेयर किए हुए हैं। जो हम इस चीज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम ये मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव करते हुए थ्रू हम बाकी उसकी फर्दर चीजों को भी ड्राइव करेंगे। इसका जो मेन कंटेंट है, पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि ये है क्या, ये कैसी चीज क्या होता है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, यानी इसकी जो एनर्जी है वो क्या है। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, मेन टॉपिक है। उसके बाद हम फील्ड के थ्रू अपना जो है वो अ, और फिर हम जो है इसमें क्या करेंगे कि हम जो है फील्ड के फॉर्मूले को लेते हुए पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और हम फर्दर फिर एक पॉइंट के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए हम सबने निकाल लिया। फिर हम फर्दर कलेक्शन ऑफ चार्जेस को देखेंगे। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल क्या आता है, और फर्दर इसकी मेन जो एप्लीकेशंस है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम देखेंगे। पहले हम जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीजें मैंने इसमें मेंशन कर दी है। वी इंट्रोड्यूस एनर्जी मेथड टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हम बात करते हैं जब एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मुराद है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी चीज होती है कि मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब है कि कुछ चार्जेस अगर स्टेट से क्या मतलब है, स्टैटिक से रेस्ट की हालत में आ जाना है, यानी वो चीज रुकी भी हो, मूव ना कर रही हो, तो वो चार्जेस वो इलेक्ट्रॉन्स अगर रेस्ट की हालत में है तो उस चीज को स्टेडी करना, वहां पर अगर कोई एनर्जी उनके दरमियान है, कोई फोर्स उनके दरमियान है, कोई मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका वर्क डन क्या होगा, फर्दर उसका वहां पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी या नहीं, तो हम इस चीज को स्टडी करेंगे। और इसमें जो हम जो है हम पढ़ेंगे इसमें एनर्जी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। लेकिन सबसे पहले जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये जाना पड़ेगा कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये तो हमें पता है कि ये चीज ये क्या जो है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, जिसके थ्रू हम हमारे पास जो है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं। अगर आपके पास चार्जेस की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब बात कर रहे हैं तो इससे जो फोर्स रिलेट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहला रही होती है। ठीक है, फिर फर्दर हम मजीद और बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, इसका कॉन्सेप्ट क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या, फर्दर इसकी एप्लीकेशंस हैं, उसको हम देखेंगे और कितना क्लोजली ये आपस में रिलेट करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी पोटेंशियल की, पोटेंशियल असल में चीज होती क्या है, किस बंदे, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ना, यार इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है,
यानी इसका मतलब है कि वो बंदा बहुत एनर्जेटिक है, उसमें बहुत एनर्जी है, उसमें बहुत एक्साइटेड है, वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, मेहनत कर सकता है, हिम्मत है, जुर्रत है, उसमें हर चीज क्वालिटी है कि वो इस चीज के लिए जो है ना परफेक्ट है। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की एनर्जी की, तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। हम सिंपल एनर्जी की बात कर लें। एनर्जी क्या है? कुव्वत है, ताकत है। कि अब अगर डेली लाइफ से बात करें एनर्जी की, तो हम क्या कह सकते हैं? एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि मैं हूँ खुद लिविंग थिंग, और मुझे एनर्जी किन किन चीजों से मिल रही होती है। मुझे खाने से एनर्जी मिल रही है, मुझे पानी पीने से एनर्जी मिल रही है, मुझे हवा से एनर्जी मिल रही है, और लाइट से एनर्जी मिल रही है। ये सब चीजें क्या है? मुझे एनर्जी दे रही हैं। अगर मुझे ये चीजें एनर्जी नहीं देंगी तो मैं जो हूँ सरवाइव नहीं कर सकूंगी, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, मैं वर्क नहीं कर सकूंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। अब होता है ना कि हम अगर सुबह खाना ना खाएं तो हम अपने आप को जो है एनर्जेटिक, यानी हमें अब ताकत हमें महसूस नहीं होती, हम वीक फील करते हैं, हम कोई काम सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरीके की हम नॉर्मली खाने में हमारे पास फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें इसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं, उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, फिर एक वक्त आता है उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी मेन टाइप्स होती हैं एनर्जी की, लेकिन यहाँ पर जो टू मेन टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक मोशन से रिलेटेड और एक हमारे पास होती है पोजीशन से रिलेटेड। जो मोशन से रिलेटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और जो पोजीशन से रिलेटेड होती है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल यानी पोजीशन, जैसे कि तो यहाँ पर अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी को लेकर हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। ये तो हमने कहा कि एनर्जी क्या है? एनर्जी कुव्वत है, कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है, क्या इसकी कोई कन्वर्जन है, क्या ये एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्या ये किसी और क्वांटिटी या किसी और चीज से, किसी और क्वांटिटी से, फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करती है? बिल्कुल ऐसा है। क्या इसको इसके प्रोड्यूस होने का और फिनोमेना हैं? बिल्कुल। many जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, many electrical phenomena are associated with the transfer of large quantities of energy. For example, energy must be associated with electrical force. नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो रिलेट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स से। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स जरूरी नहीं है आपको जो है ये हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इसके थ्रू मिले। अगर आप आसमान की बात करें, बादल की बात करें, जब लाइट पैदा होती है, बिजली पैदा होती है, तो वहां पर भी चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से हमारी सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, और वो जो है अगर स्टेटिक हालत में है, यानी अगर रेस्ट की हालत में है, तो वहां पर जो फोर्स मौजूद होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी। लेकिन अगर वो मूव कर रहे होंगे तो वहां पर, अगर वो चार्जेस मूव कर रहे होंगे तो वो भी जो है वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो हमारे पास जब आसमान से बिजली कड़कती है तो वहां पर भी चार्जेस की जो है मूवमेंट होती है, पोजीशन उनकी कैलकुलेट होती है, कितनी एनर्जी होती है, उतनी ही शिद्दत से वो लाइट जो है का इफेक्ट अपना जमीन पे छोड़ती है या दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे छोड़ती है। अगर हम जमीन की बात करें कि कितनी एनर्जी से लाइट जो है जमीन पर आती है, तो यहाँ पर लिखा है लाइट फ्लैशेस स्ट्राइक द अर्थ फ्रॉम अ क्लाउड। क्लाउड के थ्रू जो लाइट हम तक पहुंच रही है, यानी स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग इफेक्ट, जिसको हम दूसरे वर्डों में अरोराज भी कहते हैं, अरोराज, अरोराज। 10 hosted power 8 joule. This is too much. Energy released in form of light. Sound of heat. अच्छा, अब बात करें हम एनर्जी की, तो एनर्जी की कोई एक खास फॉर्म तो है नहीं। हम अगर कोई बात सुन रहे हैं, ठीक है, साउंड आ रहा है, तो वो भी एक एनर्जी है। मुझे फैन से एनर्जी मिल रही है, फैन में जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी मुझे कन्वर्ट होकर मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आते हैं कि एनर्जी आती कहाँ से? क्या ये किसी दूसरे वेरिएबल से बिलोंग करती है? क्या इसके पीछे उन्हें क्या ये किसी और फर्दर वेरिएबल से या किसी क्वांटिटी से रिलेट कर रही होती है? बिल्कुल।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे हमने यहाँ लिखा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ। अब जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट की हालत में मौजूद हों। अगर दो लोग आपस में रेस्ट की हालत में मौजूद हैं, फर्दर वो आप सपोज कर लीजिए कि वो दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट की हालत में मौजूद हैं। अब हमें नहीं पता कि वो दो चार्जेस के पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ऑपोजिट चार्जेस हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि वो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, बस वो दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब वो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक। अब होगा क्या, स्टैटिक हालत में है, रेस्ट की हालत में, उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स तो मौजूद होगी। अब उस फोर्स के मौजूद होने वहां पर एनर्जी भी होगी, ठीक है। अब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वहां पर फील्ड भी जनरेट होगी। अब क्या है, दो चार्जेस हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो दो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है, ये सिमिलर होगी उस ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के, जहां पर आप बात कर रहे होते हैं दो बॉडीज की, यानी कोई भी दो बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल मैं और अर्थ ले लें, या फिर अर्थ और मून को ले लें, यानी कोई भी दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम दो चार्जेस के दरमियान की बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हो, ठीक है, यानी लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के फॉर्मूले से तो वाकिफ ही हैं, तो यहाँ कोई शॉर्टली एक थोड़ा सा रिव्यू है कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होती है 1/4πε0 Q1 into Q1 Q2 upon R स्क्वायर, यानी 1/4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे कि ऊपर एक कांस्टेंट दिया, इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द masses of two bodies divided by the separation of the square between them। अच्छा, अब इन्होंने क्या बात की कि इन्होंने बात की है कि आपके पास ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स F है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस के दरमियान, कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। अब कोई एक चीज होगी तो बाकी चीजों से सराउंड्स में उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल जब मैंने फोर्स की बात की है, वो सेपरेशन पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन के स्क्वायर पे, यानी इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्यों डिपेंड करिए, इसलिए क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जितने करीब होंगे, जितना उनके दरमियान का डिस्टेंस, सेपरेशन उनके दरमियान की कम से कम होगी, उतना ही उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो स्ट्रांग होगी, ठीक। और अगर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से फासले पर हैं, यानी डिस्टेंस, सेपरेशन उनके दरमियान क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, तो इस वजह से उनके दरमियान की जो फोर्स होगी वो कमजोर होगी, यानी वीक फोर्स होगी। So, when an object from one place to another place under the gravitational force of another object, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह पर उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट होगा। The work done by the gravitational force on the first object depends only the starting and final point and does not depend on the path taken between the points। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वजह से जो पैदा होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ओनली ऑन द स्टार्टिंग and final point and does not depend upon the part taken between the points। यानी उसने कहा कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्टिंग और उसकी फाइनल पॉइंट पे, यानी दो पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड नहीं कर रहा कि उनके दरमियान की सेपरेशन कितनी है, ठीक। अब उसने कहा कि when the force is conservative, यानी अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, तो हम वहां बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, the difference in potential energy
यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो सिंबल यूज किया है वो डेल्टा यू। डेल्टा मींस है स्मॉल चेंज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कोई भी हो सकता है। एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी एक जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसी भी सिस्टम में, यानी एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव करे तो वो किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। वो बराबर होगा इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। सॉरी, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी गलती है, मैंने यहाँ पर ये इन है और इसको मैंने इस किया हुआ है, मैं इसको करेक्शन यही कर देती हूँ। ठीक, तो ये इसने कहा कि नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगा फोर्स के, टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्स, यानी वहां से जो फोर्स पैदा होगी। तो उसका मतलब है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है यूएफ माइनस यूआई। यूएफ बता रहा है मेरे पास पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पोजीशन और माइनस to the potential from the minus to the potential of the initial position। और वो किसके बराबर है? बराबर है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। अब वो वर्क डन जो परफॉर्म हुआ है वो उन दोनों पोजीशंस के दरमियान कितना वर्क डन हुआ है उन दोनों को हमने कर दिया, वो बराबर है इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एफ आई इंटू एफ डॉट डी एस। असल में है क्या कि आपने वर्क डन को, जो वर्क डन है W, ये आपके पास बराबर होता है ये आपके पास बराबर होता है इंटीग्रल, हमने इसका ले लिया है, हम इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम ओवरऑल एक पोजीशन की बात नहीं हो रही, ज्यादा पोजीशन की बात हो रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो असल में दोनों इस वेक्टर क्वांटिटीज हैं और आपने यहाँ पर ये d को s डिस्प्लेसमेंट को d के साथ क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक पोजीशन की, पोजीशंस बात करें इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, तो वहां पर आपके पास जो डिस्टेंस है तो उसमें हम उसको d से डिनोट करें, यानी स्मॉल चेंज, यानी एक छोटा पार्ट ले लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर सॉल्विंग इन सिंपलीफाइड फॉर्म, हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला। यानी हमने इसको इक्वेशन को फाइनली हमने इसको सॉल्व कर दिया कि आपके पास जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस है, तो आपके पास क्या होगा जब हम बात करें वर्क डन की, इनिशियल पोजीशन की और फाइनल पोजीशन की। जो हम जब बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, वो आर आई हो जाएगी और जो फाइनल पोजीशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर एफ हो जाएगा। ठीक है, हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने ये जो फोर्स है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम यूज करें तो उससे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के असल में क्या आएगा। ठीक है, तो हमने किया क्या कि हमने जो है इस चीज को रिप्लेस करा दिया, एफ को रिप्लेस करा दिया हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इस चीज से।
ठीक है, जब हमने इसको सिर्फ रिप्लेस कराया तो हमारे पास जी m1 और m2 हमारे पास क्या था, कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको इंटीग्रल से पहले लिखे छोड़ दिया और माइनस का साइन को एक साइड पे रख दिया। और फिर दूसरी चीज क्या थी, हमारे पास असल में ये जो इंटीग्रल है, हमारे पास ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल असल में हमारे पास ये अप्लाई होगा हमारे पास डिस्टेंस के लिए। तो वो जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन सॉल्व होकर ये आ गया। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, बस हमें कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ रहा है, ये चीज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आगे ये फर्दर कह रहा है, व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमने जब बात की दो फोर्सेस की, तो हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों है तो इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम दो चार्जेस की बात कर सकते हैं। अब वो दो चार्जेस लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं। तो हम इन चार्जेस के नेचर के सेम और ऑपोजिट होने की वजह से इनकी फोर्स भी डिपेंड करेगी इस पे। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो हमारे पास जो वहां से जो फोर्स आएगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस होंगे यानी ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वहां पर हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन जो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मेन प्रॉपर्टी ही यही है कि उसकी खास बात ही यही है कि वो जो है अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि उसका जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली सन से होता है, अर्थ से होता है और बाकी सराउंडिंग में चीजों से होता है। तो वो सिर्फ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो जो है रिपेल नहीं कर रही होती, क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं दो बॉडीज के दरमियान। ठीक है, तो जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो असल में आपके पास या तो अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। अच्छा, अब हमने समझ लिया ये सब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसका एनर्जी से क्या रिलेशन है। अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, अब ये सामने आपके पास ये डायग्राम शो हो रही है। इस डायग्राम में हमने दो चार्जेस ले लिए। assume that the both charges are positive। दो चार्जेस हमने ले लिए, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है आपके पास Q2। ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज Q1 है। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, एक की पोजीशन आपने कहा कि assume the both charges as positive by assuming that the motion from A to B is along the line that connects Q1 and Q2। अब इनके दरमियान मोशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये ए ये बी, एक डिस्टेंस ये है एक डिस्टेंस ये है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है वो आर ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो है आर बी। जबकि Q1 और Q2 की जो पोजीशन है वो अभी ये है। ठीक है, अब उसने कहा कि जो ये दोनों हैं इन दोनों के दरमियान का जो मेन डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। अब यहाँ पर किया क्या जा रहा है, अगर आप देखिए ये जो Q2 है जो उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स अटैक हो रही है। अब जो हमने जब बात किया था कूलम फोर्स पढ़ा था, गॉसेस लॉ पढ़ा था, तो वहां पर हमने बात की थी कि आपके पास अगर चार्जेस अगर सेम हो, ठीक है, चार्जेस का नेचर अगर सेम हो यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो या दोनों नेगेटिव चार्जेस हो, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है आपके पास असल में आउटवर्ड होती है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है और डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन ये होगी। ठीक, तो आपके पास दोनों की सेम डायरेक्शन होगी और दोनों के दरमियान यानी दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब है क्या, ये दोनों पोजीशंस फ्रॉम ए टू बी ये कनेक्ट करेंगे आपस में Q1 और Q2। द लोकेशन ऑफ Q1 इज एट द ओरिजिन, यानी Q1 की जो पोजीशन है उसको हमने अज्यूम कर लिया वो असल में क्या है, ओरिजिन है, और R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी पोजीशन को, उसको हमने क्या डिस्टेंस कह दिया, R डिस्टेंस कह दिया। रिलेटिव टू द ओरिजिन DS रिप्रेजेंट इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट।
आज हम बात कर रहे हैं Q2 से रिलेट करें डिफरेंट पोजीशंस को टू दिस ओरिजिन, तो हमें एक डिस्टेंस मिल रहा है ds, ठीक है। अब हम उसको इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर ऑफ इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये हमने दिखाया है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये जो एरो शो हो रहा है ये आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाई है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ए और बी, हमारे पास ये दो पोजीशंस है। अब यहाँ पर हम स्मॉल डिस्टेंस पे डिवाइड करके ds डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू दी मोशन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है, जिस डायरेक्शन में आपके पास मोशन है, उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। लिखा भी है द फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट ds आर पैरेलल, सो F डॉट ds, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बराबर आ जाएगा F ds अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ds आपने ds को रिप्लेस करवा दिया, किससे, dr से रिप्लेस करवा दिया। रिप्लेस करवा सकते हैं क्योंकि आप बात करें सेपरेशन की। हमने नॉर्मली जो है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो उसके दरमियान की जो सेपरेशन होती है उसमें जो है हम जो सिंबल r होता है r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, उसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे होते हैं r स्क्वायर का, ठीक है। तो r का यूज कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको रिप्लेस करवा देंगे ds को dr से, ठीक, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, r है। Substitute the value of f and ds in equation 1। हमारे पास जो पहले जो इक्वेशन 1 आई थी ये सॉल्व होके, हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 आई है ये वाली, इस इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, या हमने क्या किया, अब जब हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं ए और बी, तो हमारे पास पोजीशन चेंज हो गई। पहले पोजीशन आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी, तो हमने उसको आई और एफ से, तो अब इनिशियल पोजीशन हमारे पास ए है ओरिजिन वाली, और फाइनल पोजीशन हमारे पास डी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने मजीद जो है इसको जो है ds को रिप्लेस करवा दिया dr से, फिर यानी वैल्यू चेंज कर दी, और फर्दर क्या किया कि आपके पास जो पोजीशन b है, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका rb बन रहा है, तो उसको हमने रिप्लेस करवा दिया rb से, और जो a है उसको हमने रिप्लेस करवा दिया ra से। ऐसा हमने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि जो फोर्स है F हमारे पास बराबर आ रही थी, यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बात कर रहे हैं चार्जेस की, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फोर्स यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास बराबर होती है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वो चीज हमने यहाँ रख दी, यानी F को रिप्लेस करवा दी। अब हमने जब R स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसकी दो पोजीशंस की हमने बात की, Q1 और Q2 के दरमियान के डिस्टेंस की, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ जो है मैंने डायरेक्टली जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है, लेकिन अब जब हम गौर से देखें तो हमें ये चीज समझ नहीं आएंगी कि ये चीज डायरेक्टली कैसे आ गई, तो इसलिए मैंने फर्दर यहाँ पर इसको ड्राइव करके दिखाया है कि ये कैसे आ रहा है। ये चीज है ये बराबर किसके है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये मैंने ये वापस चीज ऐसी लिख दी। अब क्या किया, मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ये वाला पार्ट है और ये जो चार्जेस हैं Q1 Q2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इन तमाम चीजों को, ये जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से पहले उठा के ले, फिर मैंने क्या किया, ये इंटीग्रल लिखा और माइनस का साइन 1/r स्क्वायर के साथ लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो है ये जो r स्क्वायर है, मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने क्या किया, मैं इसको ऊपर ले गई। जब ऊपर ले गई तो इसकी पावर +2 से -2 हो गई। अब होता क्या है कि जब आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल में आपके पास पावर प्लस हो रही होती है +1, ठीक है। और जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर पावर क्या हो रही होती है, माइनस हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, देखें आप, ये +1 कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। आपके पास जो पावर है उसी में से आप ये प्लस भी कर देंगे, यानी जो ऊपर काम आप कर रहे हैं वही आप नीचे भी करेंगे, ठीक। फिर क्या किया, जब आपने सॉल्व कर दिया इसको तो ये आ गया -r, 2 में से 1 माइनस किया तो -1 है क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। इसी तरीके से यहाँ भी माइनस किया, ये -1 आ गया।
अब है क्या कि वन की कोई नीचे कोई अहमियत तो होती नहीं है, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। और ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अपनी लिमिट्स के साथ ही क्या आ गई, r-1। अब ये ऊपर भी मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, मुझे ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या किया, मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले गई डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको फर्दर जो हमने सॉल्व किया, लिमिट्स अप्लाई कर दी, फाइनल इनिशियल, तो दोनों का डिफरेंस आता है। तो ये आ गया सॉल्व होकर, आर को रिप्लेस करा दिया आर बी से, यानी हमने लिख दिया इसको, इसके इंटीग्रल को रिप्लेस करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो वो इस तरह खुल के सामने आ गया। क्योंकि दो आपके पास डिस्टेंस थे, तो आपके पास असल में ये r1/r, ये जो r है 1/r है, ये असल में किसके बराबर है, ये असल में बराबर है डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल 1/rb माइनस 1/ra के। तो ये आपके पास सॉल्व होकर क्या आ गया, ये आ गया। ये क्वेश्चन 2 है। तो ये जो इक्वेशन जो सामने आपके पास आ रही है इंटीग्रल को सॉल्व होने के बाद, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आपके पास सॉल्व होकर क्या आ गई, ये आ गई। और ये पूरी चीज यहाँ सॉल्व होके ये आ रही है, तो ये यही चीज लिखी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज है। ठीक, बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हर स्टेप को सही तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, और फिर दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं बात ना करूं, सिर्फ एक पॉइंट की बात करूं, ठीक है, मैं एक पॉइंट की बात कर दूं कि अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ इन दो चार्जेस के दरमियान की, इन दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो सिंपल क्या था, आर था। ठीक, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। और जब डिस्टेंस सिर्फ आर की बात कर रही हूँ, तो वहां पर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैंने जो सिंबल है चेंज डेल्टा, उसको रिप्लेस करा दिया, जस्ट सिंपल यू भी लिख सकती हूँ। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब होता क्या है, अबव इक्वेशन इज वैलिड व्हेन Q2 मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम Q, यानी ये इक्वेशन 2 जो है ये कब वैलिड हो सकती है, जब आपके पास Q2 मूव कर रहा हो Q1 की तरफ या उससे दूर जा रहा हो। अब उसकी भी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं। अब उसमें वो क्या कह रहा है, if Q2 move towards Q1, अगर Q2 मूव करे Q1 की तरफ तो क्या होगा, तो होगा क्या कि आपके पास जब Q2 मूव करेगा Q1 की तरफ, तो आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है RB, ये इस RA से कम हो जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 से बड़ा होगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, तो करीब आने से उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर दो चार्जेस अगर दूर जा रहे हैं, ठीक, दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इक्वेशन 2 इज वैलिड आल्सो फॉर ऑपोजिट चार्जेस, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज्ड। अब इक्वेशन 2 वैलिड, ये जो हमने बात की थी सेम चार्जेस की, कि दोनों चार्जेस को हमने नेचर क्या ले लिया था, पॉजिटिव चार्जेस का। अगर यही इक्वेशन 2 को हम यूज करें ऑपोजिट चार्जेस के लिए, तो ये इक्वेशन वहां पर भी वैलिड हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी ये सॉल्व होगी और यही सेम रहेगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम ले लिया है, एक सैंपल प्रॉब्लम है कि आपने दो प्रोटॉन्स ले लिए हैं। अब देखिए आपने नेचर क्या रखा है, दो सेम चार्जेस दिए हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, किसके न्यूक्लियस की, यूरेनियम। यूरेनियम का जो एटम है वो, उसमें आपके पास वो कितने, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 6 FM। FM का मात्रा है फेम्टोमीटर। ठीक है, apart what is the potential energy associated with the lateral force that act between the two particles। ठीक है, अब आपके पास क्या, उसने दो प्रोटॉन्स की बात की है, यानी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, अब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो दोनों जो है तकरीबन 6 फेम्टोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, यानी 6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। अब उनके दरमियान क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो हमें मालूम करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि हमने दो प्रोटॉन्स लिए हैं, तो हमारे पास होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, उनका चार्ज हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। ठीक,
तो आपने दो चार्जेस दिए हैं Q1 और Q2, ठीक है, प्रोटॉन्स ही हैं, दोनों का आपने चार्जेस सेम रखा है, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव होकर आया था, जो मैंने पीछे बताया था कि आपके पास आ क्या रहा है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। तो ये आया क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन क्या आई है, U is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की एक वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, वो बराबर होती है 8.99 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक। तो 8 इंटू 9 10 की पावर 9 8 इंटू 8.99 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 1.6 टू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होल स्क्वायर। यानी Q1 Q2 आपके पास है क्या, Q1 Q2 सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया और ये वैल्यूज की कांस्टेंट ये रख दिया, और डिवाइड में आपके पास R है, R की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर फेमटो को रिप्लेस करवा दिया 10 की पावर -15 से, ठीक है। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जूल में, मेरे पास इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये जो चार्ज है इसी से इसको डिवाइड कर दूंगी, जब इसको इससे डिवाइड कर दूंगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरे पास ये कन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगी। और जब मैं इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगी तो मैं क्या करूंगी, जीरो को आगे की तरफ मूव करूंगी, जब ये मूव करूंगी तो मेरे पास ये किलो वोल्ट बन जाएगा। यानी मूव करने का मतलब है कि मेरे पास ये माइनस में चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये लेक्चर मैं यहीं एंड कर रही हूँ अपना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।